अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम इन्फेक्शन मॉड्यूल की फार्माकोलॉजी कर रहे थे और इसमें हम सबसे पहले सेलुलर सिंथेसिस इनहिबिटर्स कर रहे थे। हमने सेलुलर सिंथेसिस इनहिबिटर्स में पेनिसिलिन सेफलोस्पोरिन कर लिया है और पेनिसिलिन और सेफलोस्पोरिन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलिन और सेफलोस्पोरिन के अलावा हम एस्ट्रोनम और कार्बापेनम के वीडियोज़ भी अपलोड कर चुके हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेंकोमाइसिन। वेंकोमाइसिन के बारे में कहा जाता है कि वेंकोमाइसिन एक ग्लाइकोपेप्टाइड है और ये ट्रांस ग्लाइकोसाइलेशन को इनहिबिट करते हैं। हमने आज से पहले जितनी भी वीडियोस अपलोड की थी, जितने भी टॉपिक्स पढ़े थे, उन सब में पेप्टाइडेशन इनहिबिट हो रही थी। बट वेंकोमाइसिन एक वाहिद ऐसी ड्रग है जिसमें ट्रांस ग्लाइकोसाइलेशन इनहिबिट हो रही है। और जो वेंकोमाइसिन होती है वो रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स के लिए हम ले रहे होते हैं, यानी मेंथेसिन रेजिस्टेंट स्टाफ ऑरियस, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकी नमूनी, इनके लिए हम वेंकोमाइसिन को यूज़ कर रहे होते हैं। मेन चीज़ याद करनी है कि ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोपेप्टाइड और ट्रांस ग्लाइकोसाइलेशन को इनहिबिट करेगा। ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हमारा ट्रांस ग्लाइकोसाइलेशन को इनहिबिट तो कर रहा है और ये ग्लाइकोप्रोटीन तो है, बट किस तरीके से ये काम करेगा? तो बेसिकली अगर हम बैक्टीरियल सेल वॉल की बात करें तो उसके पास पेप्टाइडोग्लाइकन मौजूद होते हैं। इन पेप्टाइडोग्लाइकन में डी एलेनिन लाइक एलेनिन मौजूद होता है। ठीक है। और फिर आपका वेंकोमाइसिन उस डी एलेनिन के साथ जुड़ता है और फिर ट्रांस ग्लाइकोसाइलेशन को इनहिबिट करा के सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट कर देता है। तो वेंकोमाइसिन का डी एलेनिन के साथ बाइंड होना ज़रूरी है। जब वो डी एलेनिन के साथ बाइंड हो जाएगा तो फिर आगे जाके ट्रांस ग्लाइकोसाइलेशन को इनहिबिट करा देगा और सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी। अब अगर आपका डी एलेनिन ही मौजूद ना हो और अगर डी एलेनिन के साथ डी लैक्टेट आ जाए तो ऑब्वियसली वेंकोमाइसिन तो अब बाइंड नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब जब वेंकोमाइसिन बाइंड नहीं हो पाएगा क्योंकि डी एलेनिन रिप्लेस हो गया डी लैक्टेट से, तो फिर हमारा वेंकोमाइसिन काम नहीं कर पाएगा और कहा जाता है कि इस मैकेनिज्म के थ्रू वेंकोमाइसिन की रेजिस्टेंस क्रिएट हो गई है। डी एलेनिन की जगह डी लैक्टेट आ गया, वेंकोमाइसिन बाइंड नहीं हो रहा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट हो गई। अब कौन से ऑर्गेनिज्म से जो रेजिस्टेंस क्रिएट कराते हैं तो वो है वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकाई, वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टाफ ऑरियस। ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो अगर वेंकोमाइसिन को हम ओरली देंगे ना तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगी फ्रॉम जीआईटी। ठीक है। अगर मैंने किसी को वेंकोमाइसिन ओरली दी है तो वो जीआईटी से एब्जॉर्ब नहीं होगी, बट स्टिल हम वेंकोमाइसिन एंटेरोकोलाइटिस वाले पेशेंट में ओरली देते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इस बंद के वेंकोमाइसिन किसी में भी एब्जॉर्ब नहीं होगी अगर मैं ओरली दूंगी। तो क्या होगा, वो ड्रग उसकी जीआईटी में पड़ी हुई रहेगी और जब उसकी जीआईटी में पड़ी हुई रहेगी तो जो एंटेरोकोलाइटिस है यानी कोलोन की जो इन्फ्लेमेशन है वो ट्रीट होती रहेगी। यानी जीआईटी से एब्जॉर्ब नहीं होगी ड्रग, तो जीआईटी में काफ़ी अर्से तक पड़ी रहेगी और वो वहीं पर रह के उस जगह की इन्फ्लेमेशन को ठीक कर देगी। तो आपको ये बात याद रखनी है कि अगर किसी को एंटेरोकोलाइटिस है तो हम वेंकोमाइसिन ओरली ही देंगे और वो जीआईटी से एब्जॉर्ब नहीं होगी तो एंटेरोकोलाइटिस को और अच्छे से ट्रीट करेगी। बाकी वेंकोमाइसिन को हम आईवी के तौर पे भी दे रहे होते हैं, फिर ये बहुत सारे टिश्यूज़ में पेनिट्रेट करती है और यूरिन में अनचेंज्ड रिलीज़ हो जाती है। तो पेशेंट की किडनी का प्रॉपरली वर्क करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी ड्रग एलिमिनेट नहीं होगी, बॉडी के अंदर ज़्यादा अर्से तक रहेगी और फिर टॉक्सिक इफेक्ट्स दिखाएगी। यूजेस में क्या है, मेंथेसिन रेजिस्टेंट स्टाफ ऑरियस में हम दे रहे होते हैं। हम कोलोन की इन्फ्लेमेशन को सही करने के लिए देते हैं। कोलोन की इन्फ्लेमेशन मेनली एंटेरोकोलाइटिस मेनली आपकी क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिल से ही होती है और साथ साथ हम पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया के लिए भी वेंकोमाइसिन को दे रहे होते हैं, बट हमें कॉम्बिनेशन में देनी होती है, यानी वेंकोमाइसिन अकेले नहीं देनी, साथ में सेफ्ट्राक्सोन भी देना होता है। अब अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूँ तो चिल्स, फीवर, फ्लीबाइटिस तो है, बट आपको मेन याद रखना ओटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी कराता है।
यानी कान में मसला है, आपकी किडनी में भी मसला है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिसका MCQ भी बार बार आता है वो ये है कि कौन सी ड्रग है जो आपका रेड मैन सिंड्रोम कराती है। तो वो है हमारी वेनकोमाइसिन, क्योंकि जब आप वेनकोमाइसिन देते हो पेशेंट को तो फिर उसके अंदर हिस्टामिन ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है, और जब हिस्टामिन ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है तो उसकी बॉडी में पूरे रेड रैशेस हो जाते हैं और हम कहते हैं कि उसको रेड मैन सिंड्रोम हो गया है। तो यहाँ पे वेनकोमाइसिन का टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि वेनकोमाइसिन ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन को इनहिबिट कराती है, डी एलेनिन के साथ जुड़ती है। अगर डी एलेनिन की जगह डी लैक्टेट आ गया तो फिर वेनकोमाइसिन सही से बाइंड नहीं हो पाएगी और आगे काम नहीं कर पाएगी। स्टेफ ओरियस मेंथेसिन रेजिस्टेंट स्टेफ ओरियस में आप देते हो, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया में आप दे रहे होते, बट उस केस में वेनकोमाइसिन को कॉम्बिनेशन में देना होता है विद सेफ्ट्राइक्सोन, और साथ साथ क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल में भी देते हो। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल में हमेशा ओरली देनी होती है ताकि आपकी ड्रग GIT से एब्जॉर्ब ना हो और वहाँ की इन्फ्लेमेशन को अच्छे से ट्रीट कर दे। और साथ ही साथ अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो मेन हमारे पास रेड मैन सिंड्रोम आता है। यहाँ पे हमारी वेनकोमाइसिन में कंप्लीट होती है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो सेल्वा सिंथेसिस इनहिबिटर्स की लास्ट वीडियो होगी, और उसमें हम जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, डेप्टोमाइसिन, साइक्लोसीरीन वगैरह, ये सब हम कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।